इतिहास की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीधे चलेंगे साल 1192 में और बात करेंगे उस महासंग्राम की जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आखिर तराइन का ये दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया, इसके पीछे की असली वजह क्या थी और कैसे एक अप्रत्याशित रणनीति ने बाजी पलट दी। आज हम तारीखों से परे जाकर इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए सैन्य धोखे, माइंड गेम्स और धैर्य की इस मास्टर क्लास को गहराई से समझेंगे। आपको क्या लगता है, ये कोई अचानक भड़का हुआ संघर्ष या कोई आम सीमा विवाद था? बिल्कुल नहीं। दरअसल इसकी नींव ठीक 1 साल पहले 1191 में तराइन के पहले युद्ध में ही पड़ गई थी। तब राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हरा दिया था। वो हार गौरी के लिए किसी भयानक सपने जैसी थी। उसने उस हार को सिर्फ एक सैन्य विफलता नहीं माना, बल्कि उसे एक गहरी व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लिया और वो पूरी तरह से बदले की आग में जलने लगा। भाग 1, प्रतिज्ञा और प्रतिशोध। जरा इस टाइमलाइन के तेजी से बदलते घटनाक्रम पर गौर कीजिए। हार के बाद गौरी वापस गजनी गया और वहां उसने एक शासक की सभी राजसी सुख सुविधाओं को हाथ तक नहीं लगाया। यहां तक कि जिन जनरलों ने मैदान छोड़ा था उन्हें सरेआम बेइज्जत किया गया। उसकी ये पूरी सनक और तैयारी केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थी, पृथ्वीराज चौहान को हराना और भारत के गंगा के मैदानी इलाकों पर कब्जा करना। सिर्फ 1 साल और वो वापस उसी तरह इनके मैदान में खड़ा था। भाग 2, गुट और सेनाएं। अब अगर हम दोनों तरफ की सेनाओं को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और उनके सहयोगी गोविंदताई हैं, जिनकी विशाल राजपूत सेना में लगभग 1 से 3 लाख सैनिक थे, और दूसरी तरफ हैं मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनकी सेना संख्या में तो कम थी, लगभग 1,20,000, लेकिन ये बेहद एलीट और फुर्तीले घुड़सवार थे। एक और बड़ी बात, पहले युद्ध के मुकाबले इस बार राजपूतों के पास सहयोगियों की कमी थी। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी आपसी दुश्मनी के चलते इस संघ में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। दोनों खेमों की मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क था। गौरी एक क्रूर, एकजुट और अनुशासित सैन्य मशीन की तरह काम कर रहा था। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जीत पर था। वहीं दूसरी तरफ पहले युद्ध की शानदार जीत ने शायद पृथ्वीराज चौहान के खेमे में अत्यधिक आत्मविश्वास भर दिया था। सीमाओं की सुरक्षा को लेकर एक तरह की आत्मसंतुष्टि आ गई थी और टूटे हुए गठबंधनों ने उनकी ताकत को अंदर ही अंदर काफी कमजोर कर दिया था। भाग 3, रणनीतिक जाल। गौरी अच्छी तरह जानता था कि आमने सामने की सीधी लड़ाई में राजपूतों की विशाल सेना से टकराना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए उसने एक बहुत ही चालाकी भरा जाल बुना। सबसे पहले उसने एक झूठा शांति प्रस्ताव भेजा। राजपूत, जो युद्ध के नियमों और आदर्शों का सख्ती से पालन करते थे, उन्होंने इस पर भरोसा कर लिया और थोड़े रिलैक्स हो गए। फिर जब राजपूत सैनिक सुबह होने से पहले गहरी नींद में थे और बिल्कुल तैयार नहीं थे, गौरी ने अचानक एक जोरदार हमला बोल दिया। इस अचानक हमले के बाद गौरी ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली, दिखावटी वापसी यानी फेन रिट्रीट। उसने अपने घुड़सवार तीरंदाजों को 10-10 हजार की टुकड़ियों में बांटा। उनका काम था आगे बढ़कर हमला करना और फिर जानबूझकर ऐसे भागना जैसे वो हार मान चुके हों। राजपूत सेना अपनी स्वाभाविक बहादुरी के जोश में इस छलावे में बुरी तरह फंस गई। वो भागते हुए दुश्मनों का पीछा करने लगे, जिससे उनका अपना मजबूत डिफेंसिव फॉर्मेशन टूट गया और वो बिना किसी ठोस नतीजे के बुरी तरह थकने लगे। भाग 4, निर्णायक प्रहार। और जब राजपूत सेना घंटों तक हवा में तीर चलाते और पीछा करते हुए पूरी तरह पस्त हो चुकी थी, तब गौरी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला, पूरे 12,000। जी हां, ये वो ताज़ा और भारी हथियारों से लैस घुड़सवार थे जिन्हें गौरी ने पूरे युद्ध के दौरान मैदान से बाहर बिल्कुल सुरक्षित रखा था। इन 12,000 ताज़ा घुड़सवारों ने थकी हारी और मानसिक रूप से टूट चुकी राजपूत सेना पर जो कहर बरपाया, वो बिल्कुल विनाशकारी था। ये सही समय पर किया गया एक ऐसा वार था जिसे राजपूत किसी भी तरह संभाल नहीं पाए। युद्ध के मैदान में गजब की टाइमिंग और धैर्य क्या कमाल कर सकते हैं, ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भाग 5, परिणामों का विश्लेषण। इस पूरी रणनीति का नतीजा बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक था। मोहम्मद गौरी की पूरी तरह से जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान हार गए, उन्हें बंदी बना लिया गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि इस एक घटना ने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की मजबूत नींव रख दी और आने वाले कई दशकों के लिए वहां का पूरा भू राजनीतिक परिदृश्य ही बदल कर रख दिया।
अगर हम गहराई से देखें तो गोरी की जीत का रहस्य सिर्फ सैनिकों की संख्या या ताकत में नहीं था। उसकी जीत पूरी तरह से टिकी थी उसके तुर्की घुड़सवार तीरंदाजों की बेमिसाल फुर्ती पर, आमने सामने की लड़ाई से बचकर अपनी रणनीति को तुरंत बदलने के लचीलेपन पर और उस सख्त अनुशासन पर जो आखिरी पल तक बिल्कुल नहीं डगमगाया। और इसके ठीक उलट राजपूतों की हार किसी एक सैनिक की कमजोरी नहीं बल्कि एक पूरी प्रणालीगत विफलता थी। राजघरानों की आपसी रंजिशों के कारण एकता की भारी कमी, युद्ध के उन्हीं पुराने शूरवीरता वाले आदर्श नियमों पर अड़े रहना और गौरी की चालों के कारण हुई भयंकर शारीरिक और मानसिक थकान, इन सब ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां से वापसी करना नामुमकिन हो गया। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए जरा इस गहरे सवाल पर विचार कीजिए। पुरानी परंपराओं और युद्ध के महान आदर्शों से सिर्फ इसलिए चिपके रहना क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ही होते आए हैं, किसी समाज को नए और क्रूर दुश्मनों के प्रति कितना अंधा कर सकता है। तराइन का ये युद्ध इतिहास का वो कड़वा सबक है जो हमें बताता है कि जब दुनिया और दुश्मन बदल रहे हों तो केवल अपने पुराने तरीकों पर अत्यधिक आत्मविश्वास अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।